मैं एडवोकेट दीपशिखा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यानी कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। अब जब हम इस एक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले बात होती है घरेलू हिंसा की। अब घरेलू हिंसा, ये जो एक्ट है ये यही कहता है कि किसी भी महिलाओं पे, मतलब ये एक्ट आपके महिला के ऊपर ही है कि महिलाओं के ऊपर जो घरेलू हिंसा हो रही है उससे आपको संरक्षण कैसे दिया जाए या कैसे मिले, किस तरीके से इस एक्ट में महिलाओं को ये संरक्षण दिया गया है। तो यही सब जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगी और कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो पाए। चलिए बात करते हैं कि घरेलू हिंसा। अब घरेलू हिंसा जब आती है तो अब महिलाएं जब घर में रहती हैं तो उनके ऊपर बहुत ही तरह से हिंसा होती है। अब कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके ऊपर घरेलू हिंसा होती है। ये जो एक्ट है ये एक्ट बनाया महिलाओं के लिए है ताकि उनके ऊपर हो रही घरेलू हिंसा से उनको संरक्षण मिले या उनकी रक्षा हो सके इस एक्ट के तहत। तो जो महिलाएं जिनके ऊपर एक्चुअली में हिंसा हो रही है, तो पहले ऐसा होता था, पहले भी ऐसा नहीं है कि घरेलू हिंसा आज ही होती है, पहले से ही महिलाओं पर हिंसा होती आ रही है। बट पहले क्या था कि पहले महिलाओं को पता ही नहीं होता था कि अगर हमारे ऊपर घरेलू हिंसा होती है तो हम क्या करें। वो जाते थे अपने माँ बाप से कहते थे और अपने माँ बाप से कहते थे कि हमारे ऊपर ऐसा हो रहा है, तो माँ बाप उनको समझा करके बोलते थे कि देखो जो भी अब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बट अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अब आपके पास एक ऐसा लॉ, ऐसा एक्ट है जिसके तहत उस घरेलू हिंसा के खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हो। अब घरेलू हिंसा क्या सभी महिलाओं पे होती है? अब महिलाएं हैं, ठीक है, घर में कभी कभार ऐसा भी होता है कि छोटी मोटी नोक झोंक भी हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि घर में छोटी मोटी नोक झोंक हो जाए तो आप जाओ और घरेलू हिंसा के खिलाफ जो है कंप्लेन करके आओ। मैं ये एक्ट उन्हीं लोगों के लिए है जिनके ऊपर सच में घरेलू हिंसा हो रही है, और घरेलू हिंसा इस हद तक हो रही है जहाँ पे वो असहनीय हो जाए। तो जब घरेलू हिंसा असहनीय हो जाए, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े वो तो हर घर में होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों के लिए भी जा कर के कंप्लेन करके आए। तो मैं यही कहूँगी कि ये घरेलू हिंसा उन महिलाओं के लिए नहीं है जिनके साथ नहीं होती है घरेलू हिंसा। ये एक्ट सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए है जिनके ऊपर सच में घरेलू हिंसा हुई हो। तो क्या कुछ है इस एक्ट के अंदर जो जो महिलाएं इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, तो वही मैं बताऊंगी कि घरेलू हिंसा होती किस किस तरह से है, किन किन प्रकार से की जा सकती है। क्या सिर्फ मारपीट करना ही घरेलू हिंसा होती है? नहीं। अगर आप मारपीट कर रहे हैं, मारपीट के साथ साथ अगर उस महिला जो है उस महिला को अगर उसका अपमान कर रहे हैं, अगर वह महिला अगर घर पे अगर सारा काम कर रही है उसके बावजूद भी आप उसके काम को सराह नहीं रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो, तो भी घरेलू हिंसा के तहत ही आता है। अगर कोई महिला है और घर में सब चीज़ संभाल रही है और अगर पति घर से बाहर जाता है तो वो आता है और अगर उस महिला के सम्मान नहीं करता, तो उसका सम्मान करना उस पुरुष का उसकी ड्यूटी बनती है कि उसको सम्मान दे। पर आज के टाइम पे क्या है कि महिलाएं हैं, घर का काम करती हैं, पुरुष आते हैं उनको अपशब्द बोलते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको उनको कई तरीके से प्रताड़ित करते हैं। अब प्रताड़ना भी ऐसा नहीं है कि खाली सिर्फ मारपीट और अपशब्द से हो जाए। उनको ऐसा एहसास करा दिया जाता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर कोई भी महिला मानसिक संतुलन अपना खो देती है तो ये भी एक घरेलू हिंसा का ही रूप है। और अगर अगर कोई महिला, आज के टाइम पे सारी महिलाएं हैं जो कामकाज करती हैं, तो महिलाएं काम के लिए बाहर जाती हैं, पर अगर उनके ऊपर अगर कोई लांछन लगाए या उनके कैरेक्टर पर कोई उंगली उठाए, ये भी महिला के ऊपर एक घरेलू हिंसा का रूप ही है। तो इस तरह की चीज़ें महिलाएं फेस करती है कि
सब कुछ करते हुए भी अगर उनको वो सम्मान, अधिकार या उनको उनके जो भी बेसिक नीड्स हैं, जो भी उनके ज़रूरतें हैं, उनको अगर ना पूरा किया जाए तो ये सब कुछ आपका घरेलू हिंसा के तहत ही आता है। तो ये सारे प्रकार हैं। अगर उनको मारपीट किया जाए, उनको अपमान किया जाए, उनका सम्मान नहीं किया जाए, ठीक है, उनके चरित्र पर उंगली उठाई जाए, ठीक है, गाली गलौज, ठीक है, तो अगर इस तरह से अगर आपके ऊपर भी घर में हिंसा हो रही है तो वो हिंसा अगर, ठीक है, अगर कोशिश करें कि अगर दोनों लोग समझ जाएं, अगर फिर भी हो रही है तो मैं यही कहूँगी कि उस महिला को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अब उठाने के लिए आप क्या करोगे? अगर आपके ऊपर हिंसा हुई, आपको पता ही नहीं है कि अगर हमारे ऊपर घरेलू, पहले तो पता ही नहीं होता कि हमारे ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है, चलो जैसे भी पता चल जाए कि घरेलू हिंसा हुई है तो हम क्या कर सकते हैं? हम जाएंगे पुलिस थाने में कंप्लेन कराएंगे, वो कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, अगर मामला निपटता है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं निपट पाता है तो आप कंप्लेन करेंगे, कहाँ कंप्लेन करेंगे वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो कंप्लेन करने के लिए आप पुलिस थाने भी जाकर के कंप्लेन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कंप्लेन करने जाते हो पुलिस थाने और पुलिस अगर आपकी कंप्लेन नहीं लिखती है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल वीडियो, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जा करके कि पुलिस अगर आपकी कंप्लेन ना लिखे तो आप क्या कुछ करें। तो फिर हम, अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, हो गया पुलिस थाने में, अगर आप कंप्लेन करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने तो क्या इस एक्ट के तहत आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। और कंप्लेन करने के बाद क्या कुछ ड्यूटी मजिस्ट्रेट और जो भी आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनकी क्या कुछ ड्यूटी और फंक्शंस होते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अब आप कहेंगे कि चलिए ठीक है, मजिस्ट्रेट तो समझ में आ गया, बट ये प्रोटेक्शन और सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? तो ये दोनों भी आपके और कोर्ट के बीच में एक मध्यस्थता का काम करते हैं। जो आपकी जो भी कंप्लेन होती है उसका जो भी विवरण है या ब्यौरा है उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करके उसकी जो भी DIR कॉपी है उसको वो कोर्ट में सबमिट कराते हैं। अब आप DIR कॉपी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो DIR रिपोर्ट क्या होती है? जो भी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होती है, जिस भी महिला के ऊपर हिंसा हुई है उस हिंसा की जो डिटेल रिपोर्ट होती है वो मजिस्ट्रेट को सबमिट कराते हैं। जैसे ही उनके पास ये कंप्लेन आती है, वो कंप्लेन आने के बाद उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं उनको सबसे पहले आपको मान लो कि अगर आपके ऊपर हिंसा हुई है तो उस हिंसा को रोकने के लिए वो उनको जो भी कदम उठाने चाहिए वो उनको उठाने पड़ते हैं। तो उठाने के लिए वो क्या करते हैं कि आपके बीच में बात करवाएंगे और अगर आपके ऊपर हिंसा फिर से ना हो उसका आश्वासन आपको देंगे कि इस तरह की हिंसा आपके साथ दोबारा ना हो। आपको अगर किसी भी तरीके की मेडिकल फैसिलिटी, मान लीजिए किसी महिला पर इतना ज़्यादा अत्याचार हो जिसे मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत हो तो उसको वो मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। और अगर उसको घर से निकाल दिया गया हो तो उसकी रहने की व्यवस्था भी कराना इन प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर का ही काम होता है। और जैसे ही आप कंप्लेन करते हो तो आपके जो भी नियर बाय पुलिस थाना है उनको उस हिंसा की घटना, जो भी हिंसा घटी है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है या डिटेल DIR जो रिपोर्ट मैंने बताया था वो DIR रिपोर्ट की जो कॉपी है वो उनको फॉरवर्ड करनी होती है ताकि फ्यूचर में इस प्रकार की घटना अगर घटती है तो पुलिस थाने में भी इस चीज़ का संज्ञान ले सके। अब ये तो और भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, जी हाँ, और भी ड्यूटीज़ होती हैं इन सर्विस प्रोवाइडर या फिर मजिस्ट्रेट या फिर आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर की, कि आपको बताएं कि आप किस तरह से इस एक्ट के तहत कुछ रिलीफ्स और प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो वो सब भी मैं बताऊंगी कि क्या कुछ रिलीफ और प्रोटेक्शन आपको इस एक्ट के तहत मिलते हैं और किस तरह से आप उनको ले सकते हैं। अब चलिए ठीक है, ये जो ड्यूटीज़ और आपके फंक्शंस हैं सर्विस प्रोवाइडर या प्रोटेक्शन ऑफिसर के, ये आपको किस सेक्शन के तहत मिलते हैं? ये आपके इस एक्ट में सेक्शन 9 के सब सेक्शन B में ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर की दी गई हैं, जिनको इन प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर को फॉलो करना पड़ता है और आपको बताना होता है कि किस तरीके से आप इन रिलीफ्स को किस तरीके से आप कौन सी एप्लीकेशन लगा करके इन रिलीफ को ले सकते हो, किस तरह के आपको फ्री लीगल एडवाइस भी मिल सकती है। तो फिर फ्री लीगल
एडवाइस लेने के लिए भी आपको ये बताते हैं। तो ये इनकी ड्यूटी होती है। और अगर आपको लगता है कि आप किसी और एडवोकेट के माध्यम से भी ये रिलीफ ले सकते हैं तो उसका भी आपको पूरा पूरा राइट है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब जहाँ से ये आपको मिली हो वहीं से लेंगे। तो चलिए, ये हो गए हमारे ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस। अब हम बात करेंगे कि आप किस एक्ट के तहत अपने रिलीफ को अप्लाई कर सकते हो। जो भी रिलीफ और आपको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए वो किस एक्ट के तहत होता है, तो वो आपका सेक्शन 12 की एप्लीकेशन, इस एक्ट में सेक्शन 12 है जिसमें आप मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगाते हो इन प्रोटेक्शन ऑर्डर्स को और रिलीफ्स को लेने के लिए। तो ये प्रोटेक्शन ऑर्डर्स और रिलीफ्स हैं क्या, अब वो सब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो आपका सेक्शन 17 जो आता है इस एक्ट के तहत, उसमें आपको जैसे मान लीजिए कि अगर आप ससुराल में रहते हैं और आपको ससुराल से निकाल दिया गया है, तो उसमें रहने के लिए उसी घर में रहने के लिए समान अधिकार भी आपको मिलता है। वो आपका सेक्शन 17 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मिलता है। फिर आपका आ जाता है कि हमें प्रोटेक्शन मिले। प्रोटेक्शन मतलब संरक्षण मिले। तो प्रोटेक्शन का जब ऑर्डर मिलता है वो सेक्शन 18 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मिलता है। इस प्रोटेक्शन में आपको पूरी संरक्षण मिलती है। और अगर कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी जिसने आपके साथ ये हिंसा की हो, अगर वो व्यक्ति या उसके घर के लोग या रिश्तेदार कोई भी अगर इस प्रोटेक्शन ऑर्डर का अगर खनन करते हैं या ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट जाते हैं या उसको ब्रीच करते हैं, तो सेक्शन 31 के तहत उनको सजा का भी प्रावधान है। ये तो बात हो गई प्रोटेक्शन ऑर्डर के ब्रीच की। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलना ही काफ़ी होता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर के अलावा हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। क्या सिर्फ अहिंसा यही होता है कि हमें इनसे प्रोटेक्ट करें? क्या महिलाओं की और ज़रूरतें नहीं होती हैं? अगर किसी महिला के ऊपर हिंसा होती है तो क्या आपको लगता है कि जिसने भी हिंसा की हो वो किसी भी तरह की फाइनेंशियल हेल्प करेगा या किसी भी तरीके से आपको घर में रहने की इजाज़त देगा? तो ये सब की भी ज़रूरत होती है। इन सब की ज़रूरत के लिए भी इस सेक्शन में, जैसे अगर आपको मॉनेटरी रिलीफ चाहिए, मतलब कि आपको अगर किसी भी तरीके की पैसों की ज़रूरत है या आपकी कोई भी महिला अगर डिपेंडेंट है वो नहीं कमा पाती है, तो इस रिलीफ में मॉनेटरी रिलीफ सेक्शन 20 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मिलता है, जिसमें आपको पैसे की जो भी मदद है वो आपको मिलती है कि जिससे कि आपका जो भी भरण पोषण है वो हो पाए। फिर आपकी बात आती है, मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भी होते हैं महिलाओं के, तो अब बच्चे होते हैं तो बच्चों की मान लीजिए अब इस तरह का डिस्प्यूट जब होता है तो सबसे ज़्यादा सफ़र बच्चे करते हैं। तो बच्चों की जो कस्टडी होती है उसका भी ऑर्डर होता है, वो आपका सेक्शन 22 ऑफ दिस एक्ट के तहत आपको मिलता है, जिसमें आपको बच्चों की कस्टडी भी मिल सकती है। अब ये तो हो गया कि चलो ठीक है, हमें बच्चों की कस्टडी भी मिल गई। हमें अगर जो रहने का अधिकार, मान लीजिए हमको रेजिडेंस ऑर्डर भी मिल सकता है, वो आपका सेक्शन 19 ऑफ दिस एक्ट, जिसमें आप समान रूप से रह सकते हैं, तो ये आपको मिल गया। अब हमें इसके अलावा जो हमारे साथ घटना हुई है उसमें हम अगर आघात हुए होते हैं तो हमें कंपनसेशन का रिलीफ भी मिलता है, कंपनसेशन ऑर्डर मिलता है। तो वो ऑर्डर आपका सेक्शन 22 के तहत मिलता है, जिसमें आपको कंपनसेशन भी मिलता है। इसके बाद आपका इंटरिम रिलीफ मिलता है आपको सेक्शन 23 में, सेक्शन 23 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपको इंटरिम रिलीफ मिलता है। और जैसे कि अगर आपके फेवर में अगर किसी भी तरह का, जैसे ये जो मैंने जितने भी प्रोटेक्शन और रिलीफ ऑर्डर्स बताए हैं, इनकी जो कॉपी होती है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो ये आपको कोर्ट से मिलती है, जो आपका सेक्शन 24 ऑफ दिस एक्ट में बताया गया है। अब चलिए ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने सारी चीज़ें बात करी। अब बहुत सी महिलाओं को ये प्रॉब्लम आती है कि हम ये सब रिलीफ है वो ले सकते हैं, बट कई बार महिलाएं ज़रूरी नहीं है कि ससुराल में ही रह रही होती है, कई बार ससुराल से बाहर जाकर के भी रहती हैं, अपने मैके चली जाती हैं। तो उनके पर अगर अहिंसा हुई होती है तो वो क्या कंप्लेन वहाँ से भी कर सकती हैं? क्या ज्यूरिसडिक्शन मैटर करता है कंप्लेन के लिए? तो ज्यूरिसडिक्शन के लिए आप अगर ये कंप्लेन अपने चाहे ससुराल से कर सकती हैं, जो आपका
मतलब परमानेंट एड्रेस है, आपका टेम्प्रेरी एड्रेस जैसे कि मायके हो गया, या आप कहीं बाहर रेंट पे रह रहे हो, तो वहाँ से भी आप ये कर सकते हो। अगर कोई महिला काम कर रही है तो जहाँ पे वो काम करती है उस ज्यूरिसडिक्शन से, मतलब उस जगह से भी कंप्लेंट डाल सकती है, या फिर जिस भी पर्सन ने वो हिंसा की हो उसका जो भी रेजिडेंस है या जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे भी वो कंप्लेन कर सकती है। तो ये सारे जुरिसडिक्शन भी दिए गए हैं जहाँ पे जाकर के कंप्लेन करके हम इन सब रिलीफ्स को ले सकते हैं। अब मैंने सारी चीज़ें बताई कि ठीक है आपको ये रिलीफ मिल गए। अब मान लीजिए कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसकी जो ड्यूटीज़ और फंक्शंस होते हैं, वो आपको जो भी ड्यूटीज़ थी उनकी उन्होंने आपको सब कुछ बताया। अब और उसके बाद आपको प्रोटेक्ट करना भी उनकी ड्यूटीज़ होती है सारी। बाद में चाहे पहले कोई इंसिडेंट हुआ हो और या फिर बाद में हुआ हो, उन सब का संज्ञान लेना एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की ही जिम्मेदारी होती है। अगर कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर इस ड्यूटी को पूरा नहीं करता है या नहीं निभाता है, सही तरीके से नहीं करता है, तो क्या कुछ उसके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है? तो बिल्कुल, अगर ये अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाते हैं तो सेक्शन 33 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इस एक्ट के तहत उनको पेनल्टी और सज़ा का भी प्रावधान है, जो कि आपका 1 साल की जेल और 20,000 का जुर्माना प्लस दोनों भी हो सकते हैं। और यदि आपके जो भी मान लो कि आपने कंप्लेन की और मान लीजिए इन केस अगर आप जो भी ऑर्डर है वो आपके फेवर में नहीं आया या फिर दूसरी पार्टी के फेवर में जिसने हिंसा की हो, दोनों ही पक्ष होते हैं, किसी के भी फेवर में नहीं होता, तो वो चाहे तो अपील भी कर सकते हैं और अपील आपका 30 दिन के अंदर वो अपील कर सकते हैं इससे सुपीरियर कोर्ट के अंदर। तो ये सब कुछ था इस एक्ट के तहत। और मैं यही कहूँगी सभी महिलाओं को, मैं उन महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ जो झूठे जिनके ऊपर कोई हिंसा नहीं होती है फिर भी इस एक्ट का इस्तेमाल करके कोर्ट जाती हैं। मैं उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जिनके ऊपर सच में हिंसा हुई होती है और वो आवाज़ नहीं उठा पाती है। तो इस एक्ट का इस्तेमाल करके, आवाज़ उठा करके आप कोर्ट जाएं, कंप्लेन करें और आप जितने भी ये रिलीफ्स हैं, प्रोटेक्शंस हैं, इनको लें। और ये सब था मेरी इस वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।